क्वेश्चन नंबर 1, एक्स समानुपात 1/y होने से इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये हमें इसमें लिखना है। तो इसका कौन सा आंसर है हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है एक्स और वाई में विलोम अनुपात होने पर एक्स वाई बराबर अशून्य स्थिरांक होगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब भी एक्स और वाई एक दूसरे के विलोमानुपात होंगे तो उन दोनों चर राशियों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा अशून्य स्थिरांक होगा। तो ये हमें याद रखना है और हम देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी है। तो ठीक है, अगर यही क्वेश्चन थोड़ी अलग ढंग से होते तो हम क्या करते हैं। सपोज क्वेश्चन में रहता कि x समानुपात है y के, मतलब x और y एक दूसरे के सरल अनुपात में है, तो क्या होता। तो वैसे कंडीशन में x और y का जो भागफल होता है वो अशून्य स्थिरांक होता है, वो हमें याद रखना है। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम उस समय वो आंसर लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में फ़िलहाल जैसे कि कहा गया है एक्स और वाई एक दूसरे के विलोम अनुपात हैं, तो इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, एक्स वाई इक्वल टू अशून्य स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x समानुपात y हो तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये हमें देखना है। इसमें भी हमने एक कंडीशन लिखा जिसके अनुसार x समानुपात y होने से x का पावर n समानुपात होगा y के पावर n का। मतलब x और y दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से किस में x और y का पावर सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए में एक में 2 है, एक में 3 है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में x का पावर 3 है, y का पावर 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में x का पावर 1 है, y का पावर 3 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में x का पावर 2 है और y का पावर भी 2 है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है x समानुपात y एवं y इक्वल टू 8 जब x बराबर 2 है और y इक्वल टू 6 होने से x का मान क्या होगा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है, यह हमें ढूंढना है। तो हम ये भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिखा दिया गया है x समानुपात y और x समानुपात y होने से हम इसको लिख सकते हैं x बराबर ky और k क्या है, k एक अशून्य स्थिरांक है। अब हम दिए गए शर्तों को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर k का मान निकालेंगे। तो पहला शर्त जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि x का मान 2 है और y का मान 8 है। तो हम x का मान 2 और y का मान 8 बैठाकर पहले k का मान निकालेंगे। तो चलो हम निकालते हैं इसका मान। यहाँ पर हमने दिए गए शर्तानुसार x का मान 2 और y का मान 8 बैठाया समीकरण 1 में। बैठाने पर हम देख रहे हैं कि जो k का मान आया है वो k का मान आ गया है 1/4। अब k का मान भी 1/4 आ गया है और दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन में कहा गया है कि जो y का मान 16 है, तो फिर हमें करेक्ट आंसर निकालना है। तो दूसरे शर्त का इस्तेमाल करेंगे और k का वैल्यू 1/4 बैठाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस समय x का मान कितना आता है। अब हम दूसरे कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे जिसके अनुसार कहा गया है y का वैल्यू 16 है और k का वैल्यू 1/4 हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यू को हम समीकरण 1 में बैठाएंगे और समीकरण 1 में बैठाने पर हम देख रहे हैं कि x बराबर 1/4 यानी k का वैल्यू 1/4 हो गया और y की जगह पे हम 16 बैठाएंगे, कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा 4 और यही हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं हम। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है कि x प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर एवं y इक्वल टू 4 होगा जब x इक्वल टू 8 है और x इक्वल टू 32 होने से y का वैल्यू कितना होगा, हमें ये निकालना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो हमें यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रश्नानुसार दिया गया है
एक्स समानुपात वाई स्क्वायर। दिया गया है एक्स समानुपात वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम इक्वल का साइन बैठाएंगे और एक स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे, तो हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, और इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1, और के एक स्थिरांक है, यहाँ पे लिख देंगे के एक स्थिरांक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम इसमें क्वेश्चन के दिए गए शर्तानुसार इसका समाधान करेंगे। पहले के का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। प्रश्नानुसार दिया गया है जब x बराबर 8 और y बराबर 4 हो तो समीकरण 1 में हमें x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 4 पुट करना पड़ेगा। पुट करते हैं, तो x के प्लेस में 8 पुट करेंगे, k के जगह में k लिखेंगे, और y का स्क्वायर है इसलिए हमें 4 का स्क्वायर पुट करना पड़ेगा क्योंकि y का वैल्यू 4 है। तो इसके बाद यहाँ पे 8 ही लिखना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16 लिखेंगे। इस तरह से हमें k का वैल्यू जो है वो मिलेगा 8/16, और कट करने के बाद फाइनली हमारे पास जो k का वैल्यू आएगा वो होगा k इक्वल्स टू 1/2। तो k इक्वल्स टू 1/2 हमारे पास वैल्यू आ गया है। अब हम इस k का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम k का मान रखेंगे तो समीकरण 1 जो है वो बन जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 वाई स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 बदलकर अब बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से x का मान बैठाकर y का मान निकालेंगे, तो x बराबर 32 बैठाने पर हम x इक्वल्स टू 32 बैठाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 32 इक्वल्स टू 1/2 y का स्क्वायर, और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 32 का, तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और हम फिर y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 64 के ऊपर रूट लगाना पड़ेगा और साथ में प्लस माइनस भी लिखना पड़ेगा, और 64 का जो रूट होता है वो है 8, तो हमारे पास आंसर आएगा +-8। तो हम देख पा रहे हैं कि y का जो आंसर आया है वो आया है +-8, और ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है यदि y माइनस जेड समानुपात 1/x और z माइनस एक्स समानुपात 1/y एवं x माइनस वाई समानुपात 1/z हो तो तीनों परिवर्तन स्थिरांक का योग होगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर है ये हमें निकालना है। तो हम इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है y माइनस जेड समानुपात 1/x, हम इस समानुपात के चिन्ह की जगह पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और साथ में एक स्थिरांक का इस्तेमाल भी करेंगे। तो लिखेंगे y माइनस जेड बराबर k1 1/x, और ये k1 क्या है, k1 एक अशून्य स्थिरांक है। अगले लाइन में हम k1 का मान निकालना चाहते हैं, इसीलिए इस x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस x के साथ y का मल्टीप्लाई करेंगे तो yx बनेगा, इस x के साथ z का मल्टीप्लाई करेंगे तो xz बनेगा। तो हमारे पास आएगा yx माइनस xz बराबर k1। इसका हम इक्वेशन नंबर 1 नाम रख देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे कंडीशन का इस्तेमाल करके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, तीसरे कंडीशन का इस्तेमाल करके इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे शर्त के अनुसार जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है z माइनस एक्स समानुपात 1/y। तो हम इस समानुपात की जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे और एक स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे z माइनस एक्स इक्वल्स टू k2 डॉट 1/y, और k2 एक अशून्य स्थिरांक है, ये हम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। अब इस y के साथ हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। तो y के साथ z का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो zy हो जाएगा, y के साथ इस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा zy माइनस xy इक्वल्स टू k2। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने तीसरे शर्त का इस्तेमाल किया और लिखा x माइनस वाई समानुपात 1/z और इस समानुपात का साइन को हटाकर हम इक्वल लगा दिए और साथ में एक स्थिरांक का इस्तेमाल भी किए और लिखे x माइनस वाई इक्वल्स टू k3 1/z और k3 क्या है, k3 एक अशून्य स्थिरांक है। इसके बाद हमने इस z के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई का और मल्टीप्लाई करके मिला xz माइनस वाई जेड इक्वल्स टू k3 और इसका नाम हमने रखा इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों स्थिरांक का योगफल निकालना है, तो हम तीनों स्थिरांक का योगफल निकालेंगे। हम नीचे लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो इसके हिसाब से आया हमारे पास k1 प्लस k2 प्लस k3 इक्वल्स टू yx माइनस xz प्लस zy माइनस xy प्लस xz माइनस yz। तो हमने लिखा। अब हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सा कैंसलेशन होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये yx इस xy के साथ कैंसिल हो गया, xz इस xz के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, ये zy इस yz के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया। फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो हो गया 0। मतलब तीनों स्थिरांकों का जो योगफल है वो आ गया 0। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में ये कितने नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन के ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है और वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, निम्नलिखित विवरण सत्य है या गलत, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है y x के विलोमानुपाती हो तो y बाई x अशून्य स्थिरांक होगा, ये सत्य है या गलत है, ये हमें बताना है। जैसा कि हम जानते हैं x और y में विलोमानुपात होने पर एक्स वाई बराबर अशून्य स्थिरांक होगा, मतलब दोनों चर राशियों का गुणनफल अशून्य स्थिरांक होगा। जबकि प्रश्न में कहा गया है कि y बाई एक्स अशून्य स्थिरांक होगा, यानी y बाई एक्स का भागफल अशून्य स्थिरांक होगा। तो ये कथन गलत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है x समानुपात z एवं y समानुपात z होने से xy समानुपात z, ये कहा गया है। अब हमें देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। यहाँ पे हमें यौगिक परिवर्तन संबंधी नियम अनुसार का इस्तेमाल करते हुए इस आंसर को चेक करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से कहा गया है कि x समानुपात y जब z स्थिरांक हो और x समानुपात z जब y स्थिरांक हो, तो वैसे कंडीशन में x जो है वो समानुपात होगा yz के और yz दोनों चर राशि होंगे। तो यहाँ पे जो x है वो x ही रहेगा, लेकिन जो अन्य दो चर राशि हैं वो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x z के समानुपात है और y भी z के समानुपाती हैं। तो इस नियम के अनुसार हम यहाँ देख पाएंगे कि xy जो है वो समानुपात होगा z के, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। इसलिए ये जो कथन है ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सत्य। अब स्टार्ट करते हैं सी, रिक्त स्थान पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है x समानुपात 1/y एवं y समानुपात 1/z होने से x समानुपात खाली जगह। तो ये खाली जगह में क्या होगा, हमें ये भरना है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है x समानुपात 1/y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू k1y और k1 क्या है, एक स्थिरांक है, k1 एक अशून्य स्थिरांक है। ये हमें हमेशा लिखना है। चूँकि ये MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम इसमें शॉर्टकट लिख सकते हैं। k1 एक अशून्य स्थिरांक है। इसका नाम हम रख देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरह से
फिर से दिया गया है दूसरा कंडीशन जिसके हिसाब से y समानुपात है 1/z के, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू k2 1/z, और k2 क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है। k2 एक अशून्य स्थिरांक है। इसका नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने लिखा y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो हम इसका मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में दिया गया है k1 इंटू 1/y। अब हम y का मान बैठाएंगे, तो 1 लिखेंगे और y की जगह पे हम लिखेंगे k2 डॉट 1/z। अब हम जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें k1 और k2 को एक साथ रखना पड़ेगा और z को हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा z। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो x है वो हो गया x इक्वल्स टू k1/k2 इंटू z। अब हम इस इक्वल साइन और इस कांस्टेंट को रिमूव करके प्रोपोर्शनल साइन का इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे पास फाइनली आएगा x प्रोपोर्शनल z, और यही होगा हमारा आंसर। इसलिए हमें जो खाली जगह है वहाँ पे भरना होगा z। तो हमने यहाँ पे लिखा x प्रोपोर्शनल z। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कहा गया है x प्रोपोर्शनल y होने से x का पावर n समानुपात होगा किसके। तो हमने यहाँ पे y का पावर n लिखा क्योंकि हम एक नियम जानते हैं कि x और y अगर प्रोपोर्शनल है तो x का पावर n प्रोपोर्शनल होगा y के पावर n का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है x प्रोपोर्शनल y एवं x प्रोपोर्शनल z होने से y प्लस z किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि x y के प्रोपोर्शनल हो और x z के प्रोपोर्शनल हो तो इन दो चर राशियों का योगफल यानी y प्लस z जो है वो भी x के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा x, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम इसको प्रूव करके देखना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, तो हम एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। इसको प्रूव करने के लिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है हम यहाँ पे लिख लिए हैं, दिया गया है x प्रोपोर्शनल y। ये क्वेश्चन में दिया गया था, अगर x y के प्रोपोर्शनल है तो हम y को x के प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, तो y प्रोपोर्शनल x। अब हमने लिखा y इक्वल्स टू k1x। k1 क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है और इसका नाम हमने रखा इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से जो दूसरा कंडीशन दिया गया है वो है x समानुपात z, और हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं z समानुपात x। फिर एक ही तरह से z इक्वल्स टू k2x। k2 क्या है, एक अशून्य स्थिरांक है और हमने इस इक्वेशन का नाम रखा नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि y प्लस z जो है वो हो जाएगा k1x प्लस k2x। यहाँ पे हम अगर x कॉमन ले लेते हैं तो होगा k1 प्लस k2 और ब्रैकेट में x। अब हम यहाँ पे लिख पाएंगे y प्लस z इक्वल्स टू k1 प्लस k2 और x। अब इस इक्वल साइन और इस कांस्टेंट इसको रिमूव करके हम यहाँ पे समानुपात का चिन्ह बता पाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस z समानुपात x। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y प्लस z जो है वो किसके समानुपात है, x के समानुपात है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे x होगा।